नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। राम मंदिर दान चोरी के मामले में एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नित नए दिन जो खुलासे हो रहे हैं, उससे यह बात स्पष्ट है कि जिस मिसमैनेजमेंट के साथ राम मंदिर ट्रस्ट इस मंदिर को चला रहा था, उसका दायरा कहीं व्यापक है। मात्र दान चोरी तक नहीं, उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो इस सब में निकल कर आ रही हैं, तो उस पर तो चर्चा होगी। साथ ही जो अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने खुलासा किया कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, उनके ऊपर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, किससे उन्होंने पिछले 2.5-3 साल में 980 बार फोन पर बात की, जो इस पूरे दान चोरी मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। साथ ही अब राम मंदिर से निकलकर यह बात बद्री केदारनाथ और काशी विश्वनाथ तक पहुंच गई है कि वहां के मंदिरों में भी दान चोरी हो रही है, वहां क्या आरोप लग रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। पहले बात एसआईटी की जांच की। सबसे पहली बात, इस पूरे मामले में अगर सही में तटस्थ होकर कोई व्यक्ति आज के समय में काम कर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, क्यों कहा मैं आगे बताऊंगा कि सिर्फ वही तटस्थ क्यों है, उन्होंने जो एसआईटी की गठित की, अब वो जो जांच कर रही है उसमें जो चीजें निकल कर आ रही हैं, सबसे पहले तो स्पष्ट है कि चोरी हुई है। उसके बाद क्या क्या तरीके से चोरी हुई है वो निकल के आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि भैया रोजाना राम मंदिर में औसतन 84,000 लोग आते हैं। एक किस दिन 90, किस दिन 1 लाख, किस दिन 70,000, तो औसत आप ये मानकर चलिए एक आम दिन में 84,000 लोग आते हैं। लेकिन जब कुंभ का मेला चल रहा था तो उस दौरान, उस 1 महीने के दौरान औसतन रोजाना 10 से 12 लाख लोग आ रहे थे, यानी कि 10 से 15 गुना फुटफॉल बढ़ गया था कि भैया कुंभ में नहाने आए हैं, चलिए अयोध्या भी चलते हैं, वहां भी रामलला का भी दर्शन करते हैं, नैमिषारण्य है, बहुत सारे इलाके हैं आसपास, सब में बहुत ज्यादा एक तरीके से फुटफॉल बढ़ गया था। अब वो वहां फुटफॉल बढ़ा है तो भैया दान भी अतिरिक्त आ रहा होगा। लगभग रोजाना जो दान पेटी है वो रोज 24 घंटे में एक बार खोली जाती थी, फिर उसकी गणना होती थी। कैसे होती थी वो हमने सबने देख लिया। लेकिन उस दौरान क्योंकि फुटफॉल इतना बढ़ गया था तो दिन में 3 बार उसकी गणना करनी पड़ती थी। तो वहां पर राम मंदिर ट्रस्ट ने एसबीआई जो बैंक है उससे ये मांग की गई कि आप अतिरिक्त कर्मचारी यहां पर भेजिए ताकि इसकी गणना की जा सके। अब एसबीआई के पास क्योंकि स्टाफ, वो हर चीज के लिए स्टाफ नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज पे डिपेंड करती हैं, वो दूसरी कंपनीज हैं उनको हायर करती हैं कि आप आए और हमारी मदद करें। मान लीजिए जैसे गार्ड है, सैनिटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही उन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज, सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज, उससे संपर्क साधा कि भैया आप अतिरिक्त कुछ हमें वर्कफोर्स दीजिए जिससे हम वहां पे काउंटिंग करा सके, क्योंकि दिन में 3 बार चंदा का बॉक्स खोलना है। अब जब ये जांच एसआईटी की पहुंचती है उस सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पास तक, तो उसकी तरफ से ये खुलासा किया गया कि हां हमने वर्कफोर्स प्रोवाइड कराई थी, लेकिन वो हमारी नहीं थी। हमको एसबीआई ने कहा जरूर था कि आप दीजिए, लेकिन हमें ये कहा था कि आप नहीं देंगे वो व्यक्ति। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि वो व्यक्ति हम देंगे, आप उसे अपने पेरोल पर दिखाइए और ये दिखाइए कि आपने भेजा है, भेजेंगे हम, और दिखाइए आप कि हमने भेजा है, और वो व्यक्ति ही वहां गणना करेगा। क्यों भाई, क्या एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति वहां पर इस गणना में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था? सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज ने कहा कि हम तो बस आधार कार्ड ले लेते थे, अपने यहां उसका नाम चढ़ा देते थे और कार्यक्रम हो जाता था, और दिखा दिया जाता था कि हमारे यहां से वो एम्प्लॉय आया है, था वो राम मंदिर ट्रस्ट का ही व्यक्ति, उन्हीं के द्वारा वो रखा गया था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दर्शा रही हैं कि किस तरह का मैनेजमेंट वहां चल रहा था। जब तक ये पूरा का पूरा खुलासा नहीं हुआ था, उससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट में औसतन रोजाना 16 से 18 लाख रुपए का चढ़ावा आ रहा था, 16 से 18। और जैसे ही ये पूरा का पूरा मामला खुलता है चंदा चोरी का, कि ये सब कुछ हो रहा है, सब मिसमैनेजमेंट है, अचानक से पैसा बैंक में जमा होने लगा 24 से 26 लाख रुपए, यानी रोजाना 6 से 8 लाख रुपए इधर उधर हो रहे थे। क्योंकि उन्हें पता भाई अब नजर है, अब सीसीटीवी है, अब एसआईटी की जांच हो रही है, अब योगी आदित्यनाथ भी बैठा है,
पीएमओ से लगातार खबर ली जा रही है। विनय कटियार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि रात को 11 साढ़े 11 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया, मुझसे बातचीत हुई और ये कहा गया कि अब हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। इसका मतलब अगर पीएमओ इन्वॉल्व है और उधर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है तो भैया अब तो कोई उसमें हाथ नहीं जलाएगा। तो अब चीजें सही पटरी पर चलने लगी। अचानक से जो चंदा है वो 50% बढ़ गया, 7-8 लाख रुपए रोजाना एक्स्ट्रा आ रहे हैं। आप ये सोचिए पिछले 2.5-3 साल में रोजाना अगर 5-6 लाख रुपए माने, और कुंभ में तो जो फुटफॉल लगभग 10 गुना हो गया था, तो सोचिए उस समय कितना पैसा आ रहा होगा। वो पैसा कहां गया? इसलिए जो रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं ये जबरदस्त है। इसके अलावा एक और खबर ये आ रही है कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था तो उस समय कुछ दो ठेकेदार चिन्हित किए गए थे जिन्होंने पूरा साज सज्जा का कार्यक्रम किया था राम मंदिर का। उसके बाद उनको पेमेंट की गई और कुछ अतिरिक्त पेमेंट की गई, जितनी की जानी थी, जितना कोटेड टेंडर था, जितने का काम दिया गया था उससे अतिरिक्त पेमेंट हुई। और यह कहते हुई कि भैया कुछ एक्स्ट्रा काम कराया गया था, उसका पेमेंट है। क्या था वो एक्स्ट्रा काम? क्या उसके लिए कोटेशन फ्लोट हुई? क्या सही मैकेनिज्म फॉलो हुआ? अब ये सवाल उठ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। और इस पूरे मामले में चंपत राय हो, गोपाल राव हो, अनिल मिश्रा हो, टिन्नू यादव हो, ये मेन है। इसमें से जो गोपाल राव है वो अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। अब 6 तारीख में बैठक है, खैर वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं है, अब वो छोड़ के जा रहा है। जब अमोसी एयरपोर्ट पर वो प्लेन में बैठता है जिसका प्लेन संख्या है 6E0231, कहीं भी जा रहा होगा, बेंगलोर जा रहा होगा, दिल्ली जा रहा होगा, जहां भी जा रहा था, तो वहां पर नारे लगने लगे चंदा चोर के। देखिए, अगर राम भगवान के घर में आप चोरी करेंगे तो भैया आपका अर्थ तो नाश होगा ही, आपका वंश का नाश होगा, आपके नाम का नाश होगा, आपके यश का नाश होगा। और पब्लिक जो राम भक्त है वो कहीं नहीं छोड़ेगी। ये तो अच्छा है हिंदू समाज है, नारे लगा रहा है। कोई और होता तो अब तक क्या कर दिया होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोचिए अगर काबा में या कहीं ऐसी जगह ये कार्यक्रम हुआ होता तो अब तक पब्लिक क्या कर चुकी होती। ये तो इतना संयम है हिंदू समाज में, किसी चंदा चोर कहकर छोड़ रहा है। लेकिन अब इन लोगों के लिए कहीं पर भी रह पाना सुगम नहीं होगा, क्योंकि भारत के हर व्यक्ति के रोम रोम में राम है। तो भैया लोग छोड़ेंगे नहीं, आप कहीं पर भी हो। और एक और खबर निकल के आ रही है, एसबीआई के जो मैनेजर साहब हैं वो अनिल मिश्रा के घर में 4 साल से किराए पर रह रहे हैं। गजब साहब, मतलब सब कुछ ही समेट लिया अपने आंचल में कि कहीं कुछ जाना ही नहीं है। मतलब छोटे गार्ड से लेकर और ऊपर तक हर व्यक्ति किस तरीके से नियंत्रण में रहे, यह तय किया गया। एक तरीके से राजा राम अयोध्या के राजा हैं, आपने उनको अपदस्थ करके एक तरीके से अपने आप को वहां राजा स्थापित करने की कोशिश की। और ये जो पूरा मुद्दा खुला है ना, ये असल में इसलिए खुला है क्योंकि 2 गैंग बन गए थे चंदा चोरी में, एक ये टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा। और जब चोरी में ये कंपटीशन हो गया कि भैया ये ज्यादा चोरा रहा है, मैं कम चोरा रहा हूं, मुझे क्यों हाथ नहीं लग रहा, तो वो जो लड़ाई हुई इनके बीच में, वहां से जो विस्फोट हुआ, उससे ये सब कुछ निकल के आया कि असल में हो क्या रहा है। ये प्रतिस्पर्धा की वजह से मारे गए। और अब तो पुलिस जो वो 14 कोसी परिक्रमा होती है, उसका जो रास्ता है, वहां पे एक सुनसान जगह पे पैसे का बंटवारा होता था, वहां ले जाकर वो क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है एसआईटी। और ये सब चीजें धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही हैं। चंदे का पैसा बढ़ रहा है, फुटफॉल बढ़ रहा है, उसके बाद और आप सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी से सब किस तरीके से अपने लोगों को भर्ती करवा रहे हैं। बहुत कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, रोज नई चीज आ रही है। और एक और चीज निकल कर आई है, अब दावा किया जा रहा है, कितना सत्य है कितना नहीं वो समय बताएगा, लेकिन दावा है कि जो ये टिन्नू यादव है जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसको सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि चोरी हुई है। जब टिन्नू यादव का नाम आ गया तो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि फुनगी को फांसी और शाख को माफी। कि टिन्नू यादव का जो भाई है वो ये कह रहा है कि बड़े लोगों को बचाने के लिए मेरा भाई जो छोटा आदमी है उसको फंसाया जा रहा है।
और अखिलेश यादव ने तो ये तक कह दिया कि जो टिन्नू यादव है वो निर्दोष है और चंपत राय और अनिल मिश्रा इसमें असली इन्वॉल्व हैं, और उसको तो फंसाया जा रहा है, वो तो सेवा दे रहा था साहब। यही अखिलेश यादव कह रहे थे इसी मामले में कि लाइट बंद कर दो, जिसने चोरी की है वो रख देगा और पूरा मामला खत्म हो जाएगा। और यही अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि भैया भाजपा तो इस पैसे के जो चोरी हो रही है उससे विधायक खरीद रही है, उससे चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब वहां के लोगों के द्वारा कुछ दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे है, ये सज्जन ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से 980 बार फोन पर बात हुई है। देखिए, मैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन यह दावा है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल है, पूरा उस पर चर्चा चल रही है। और यहां तक का दावा किया जा रहा है कि जिस दिन ये पूरा मामला खुला उस दिन भी टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से 3 बार फोन पे बातचीत हुई। देखिए, अगर यह बात सही है, एसआईटी की जांच में आती है और अखिलेश यादव का कहीं भी या उनकी पार्टी का या किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है, और मैं अखिलेश यादव नहीं कह रहा, बीजेपी हो, संघ हो, आरएसएस हो, भारत का कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मतलब कोई भी जो भी है, उसको जबरदस्त सजा होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैंने क्यों कहा था शुरू में कि योगी आदित्यनाथ ही तटस्थ है। साहब, राजनीति हो रही है विशुद्ध रूप से। जो लोग फंसे हैं उनके साथ वाले तर्क दे रहे हैं कि भाई साहब इतने ईमानदार थे, भाई साहब ऐसे थे, भाई साहब इसकी रोटी खाते थे, भाई साहब यहां रोते थे, भाई साहब यहां सोते थे, भाई साहब ने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया होगा। लेकिन उन्हीं भाई साहब की अब ये नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्हीं के सब कुछ नीचे हो रहा था, तत्वाधान में हो रहा था, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से। अगर कहीं रेल दुर्घटना होती है तो रेलवे मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जाता है। अगर यहां गड़बड़ हुई है तो चंपत राय को भी इस्तीफा देना चाहिए, अनिल मिश्रा को भी देना चाहिए, पूरे ट्रस्ट को देना चाहिए। क्या वहां गड़बड़ी हो रही है? रोज 6 लाख रुपए 7 लाख गायब हो रहे हैं, अगर सामान गायब हो रहे हैं, किसी चंपत राय को पता है क्या? ट्रस्ट में सब वहां गांधारी और धृतराष्ट्र बन के बैठे थे, उनको नहीं पता था, कोषाध्यक्ष को नहीं पता था, जो डीएम उसमें इन्वॉल्व है, जो और बहुत सारे ट्रस्टीज हैं, उनको नहीं पता था। मान लीजिए उनके हाथ में अधिकार नहीं थे तो क्या वो खुल के बता नहीं सकते थे ये सब हो रहा है? पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाए, दोबारा से बनाया जाए, और जो लोग इस ट्रस्ट में शामिल नहीं हो पाए, जिनको इस ट्रस्ट में आना है, वो उनके खिलाफ माहौल बना रहे। इसलिए विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। लोग पूछ रहे थे कि आपने वीडियो नहीं बनाई। हाँ, मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं वीडियो ही नहीं बना पाया किसी विषय पे, लेकिन अब जब राम मंदिर पे बना रहा हूं तो स्पष्ट रूप से सजा होनी चाहिए। सबसे पहले नैतिक आधार पर इस्तीफा होना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है कि हम चरित्र निर्माण करते हैं, तो एक चारित्रिक व्यक्ति के लिए यह जिम्मेदारी है, संगठन के लिए जिम्मेदारी है, संघ की यह जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सबका इस्तीफा लिया जाए। अब माहौल बन रहा है, 6 तारीख में मीटिंग है, तो उससे पहले पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है साधु संतों के द्वारा कि चंपत राय का इस्तीफा मत लिया जाए। क्यों ना लिया जाए? लाल कृष्ण आडवाणी ने जैन हवाला कांड में इस्तीफा दिया, वो नैतिक बल था, तो चंपत राय जी को भी देना चाहिए। वो साफ सुथरे होंगे, गलती नहीं की होगी, बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया, प्रभु श्री राम चरित्र मानस, चरित्र, राम इसलिए महान नहीं थे कोई भगवान थे या जो थे वो सब कुछ है, वो इसलिए महान थे क्योंकि उनका चरित्र सबसे महान था। इसीलिए आपको भी उसको सुरक्षित रखना है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद रही अखिलेश यादव और इन गैंग की बात, तो भैया अखिलेश यादव तो कम से कम इस पे ना बोले। उनका जो सर्टिफिकेट है वो विशुद्ध रूप से जाली है, फर्जी है, उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर सही में अखिलेश यादव को भगवान राम कृष्ण किसी की तनिक भी पड़ी है तो सबसे पहले पार्टी में से राम गोपाल यादव को निकालें, राम गोपाल यादव का हाथ पकड़े और सड़क पर ले जाकर खड़ा कर दे अपने कार्यालय से बाहर। क्यों? क्योंकि संसद में इन्हीं राम गोपाल ने कहा था कि भगवान राम उस जगह अवैध कब्जाधारी हैं। सुनिए क्या कहा था संसद के अंदर। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड, और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे
मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। इस देश में राम मंदिर में प्रभु श्री राम अनऑथराइज कब्जाधारी हैं और मंदिर पर, मस्जिद पर चढ़ गए, उतरने नहीं दिया। और इस पे गर्व है चचा जान को इनके। और इन्हीं के पिताजी ने ये कहा था, हिंदू मुस्लिम करोगे तो राम कृष्ण कर देंगे, उनको लड़वा देंगे। और कृष्ण तो कूटनीति वाले थे। संसद में खड़े होकर इन्हीं के पिताजी ने कहा था, फला किताब पढ़िए, फला ग्रंथ पढ़िए, उसमें तो कहीं पर भी राम का जिक्र नहीं है। 3-3 बार गोलियां चलवाई, सरयू के नदी को लाल किया गया इनके पिता के द्वारा। और अब ये कह रहे हैं कि साहब चोरी हो गई है। तो कम से कम अखिलेश यादव ना बोलें। अब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जिससे उम्मीद की जा सकती है जो सही में न्याय कर सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। अगर भैया वहां से भी नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि भगवान भरोसे है सब कुछ। और जिस मिशन मोड में या पर्सनल कैपेसिटी में जाकर अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यहां से कई लोग अच्छे से छीले जाएंगे। जो 70-70 कमरों के हॉस्टल बनाकर बैठे हैं, 12-12 हजार की सैलरी पर पैसे, कई लाख के घर, भंडारे, भागवत कथाएं, गाड़ियां ले जा रही हैं, ठीक ठाक है। और कहा जा रहा है ना, छोटे पकड़े जाएंगे, बड़े साहब छोटे बड़े सब निपटाओ। होगा क्या नहीं होगा देखिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो ना एसआईटी में हूं, ना मुझसे किसी ने पूछा है। लेकिन निश्चित तौर पर छोटे से बड़ा कोई नहीं बचना चाहिए। और यह भी सुनिश्चित करें कि अब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाला इस ट्रस्ट पे कब्जा करने की कोशिश ना करे कि साहब ये निकल गए अब मेरा कब्जा हो जाए। वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और बात निकल के आई, वीआईपी दर्शन कराने के लिए पैसे लिए जाते थे। वीआईपी दर्शन वाली व्यवस्था है बहुत सारे मंदिरों में। देखिए कुछ हद तक मैं उस चीज को सही भी मानता हूं, क्योंकि मान लीजिए कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाते हैं, कोई ऐसा सेलिब्रिटी है जिसके लिए पब्लिक पागल हो सकती है, भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है। मान लीजिए अमिताभ बच्चन आ जाए, कई हजार की भीड़ खड़ी है, अब वो ये चाहे कि भाई अमिताभ बच्चन को छू लूं, उसकी तरफ चलूं, उसको देखने के लिए अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं। तो इस तरह के बड़ी जो पर्सनैलिटी हैं उनके लिए वीआईपी दर्शन हो, मैं कुछ हद तक ठीक है। लोग कहते हैं भाई मंदिर में लाइन में, आप ये मानिए कई हजार की भीड़ खड़ी है और उसमें अमिताभ बच्चन लाइन में खड़ा हो, आप सोचिए क्या व्यवस्था हो जाएगी। वहां तक तो ठीक है, लेकिन 20,000 25,000 रुपए लेकर आम छोटे छोटे लोगों तक यह सुनिश्चित किया जाता था कि होटल से ही गाड़ी उठाएगी, होटल छोड़ के जाएगी और दर्शन करा के जाएगी। मेरे हिसाब से मतलब थोड़े बहुत 5, 7, 10, 20 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें करा दिया ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए एक बैकडोर एंट्री जैसा कुछ हो जाए। बाकी सब आप निश्चित तौर पर आप जैसे रेगुलर जाते हैं वैसे ही जाइए। उसके अलग उगाही चल रही थी। आप सोचिए दिन में अगर 100 लोगों की भी आपने इस तरीके से वीआईपी एंट्री करा दी और एक से कितने लिए 20,000, कितने हो गए 20 लाख। दिन की कमाई थी इतनी, 20 से 25,000 रुपए लेना, यह सब भी वहां पर चल रहा था। बड़ा खेल था, बहुत बड़ा। लेकिन अब इसके बाद एक और खेल सामने आ रहा है। जो बद्रीधाम मंदिर है वहां से भी चढ़ावा चोरी की बात आ रही है। वहां पे एक हिंदू संगठन है भैरव सेना, उसका अध्यक्ष है संदीप खत्री। उसने एक लेटर लिखा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ जो टेंपल कमेटी है वहां पर चोरी हो रही है, बद्रीनाथ मंदिर के अंदर। उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, मेरे पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के अंदर से ही लोग बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट का जो चेयरमैन है हेमंत द्विवेदी, उसका कोई पर्सनल असिस्टेंट है जिसका नाम है प्रमोद नौटियाल, वो इस सब में इन्वॉल्व है। और इसी के एवज में जो सीईओ हैं सोहन सिंह रांगड़ बीकेटीसी के, बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी, उनको लेटर लिखा गया है इसकी जांच की जाए। ये वो लेटर है जो लिखा गया है सोहन सिंह रांगड़ जी को कि भैया इसकी जांच की जाए। ये खबर है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ये एक बार की खबर है जिसमें तो उसमें जो चेयरमैन है हेमंत द्विवेदी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा कोई पर्सनल सेक्रेटरी ही नहीं है। जिस प्रमोद नौटियाल की बात चल रही है वो 2014 से मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है और पहले भी 3 अलग अलग जो चेयरमैन हैं उनके साथ वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर चुका है।
और बाकायदा इसके लिए वहां पर एक स्पेशल जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सभी सीसीटीवी फुटेज को जांचा जा रहा है। अभी तक सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं निकला है। कमेटी बना दी है, जांच हो रही है। देखिए, अब हर किसी को आवाज मिल गई है, जिसको ये लगता था कि शायद वो बोल नहीं पा रहा था। देखिए, किसी भी संस्था में, किसी भी जगह अव्यवस्था हो सकती है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, गलत लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर है, ये लोग तो समाज में से ही निकले हैं ना। अब समाज में हर तरह का व्यक्ति है, वो वहां तक पहुंच गया हो। इसीलिए बहुत सारे लोग शायद पहले बोल नहीं पा रहे थे, डर था उनके वर्चस्व की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से। लेकिन अब जैसे ही राम मंदिर का मामला खुला, शायद बहुत लोगों के मन में वो साहस आ गया हो, या वो जबान आ गई हो, या कहीं जगह एजेंडा भी आ गया होगा। लेकिन अगर सवाल उठा है, जांच होनी चाहिए, और जांच अब बद्री केदारनाथ तक भी, बद्री विशाल का जो मंदिर है वहां तक भी पहुंच गई है। वहां पर भी बाकायदा अब इसके लिए जांच हो रही है कि क्या वहां पर भी कोई एम्बेजलमेंट हो रहा है, कि क्या चंदा चोरी में कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहां पर भी जो वकील है उन्होंने मांग की है कि जितने भी चढ़ावे के गिनती करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, मतलब जांच हो प्रॉपर। एक वहां पर जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, गिनती में, सब कुछ पहले 5 साल पहले की प्रॉपर्टी देखी जाए, अब देखी जाए, उनके कमाई के स्रोत देखे जाए, और ये चेक किया जाए कि उनकी संपत्ति में कितने की बढ़ोतरी हुई है। ये अब वहां जांच की विषय उठ रही है। साथ ही जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसका गठन कैसे हो, इसके लिए बातचीत चल रही है। यानी वहां पर भी बहुत लोगों को यह लगता है कि जो चंदा आ रहा है काशी विश्वनाथ में, उसमें भी गड़बड़ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। यानी कि अब जहां जहां लोगों को यह लगता था कि गड़बड़ है, अयोध्या में तो कहा जाता है ना कि सबको पता था कुछ गड़बड़ हो रही है। साहब, यह दावा किया जा रहा है कि सबको पता था, ट्रस्ट के लोगों को नहीं पता था, चंपत राय को नहीं पता था, अनिल मिश्रा को नहीं पता था, कोषाध्यक्ष को नहीं पता था, निपेंद्र मिश्रा को नहीं पता था। अब कहेंगे वो तो मंदिर निर्माण कमेटी से जुड़े हुए थे, उनका इससे क्या। साहब, सब अगर अयोध्या को पता था तो उन्हें नहीं पता था क्या? मेरे हिसाब से नैतिक जिम्मेदारी, देखिए कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ वो अलग चीज है, नैतिक जिम्मेदारी पूरे ट्रस्ट की बनती है, हर व्यक्ति की, जो भी उसमें इन्वॉल्व है। सबको सेट किया जाना चाहिए। और अभी बल्कि देखिए, ये एक समाज में रिफॉर्म कैसे होता है, ये भी हिंदू समाज से सीखिए। बद्री विशाल में हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, हिंदू समाज ही उठा रहा है, काशी विश्वनाथ में उठा रहा है, राम मंदिर में उठा रहा है। खबर तो आई है कि अजमेर शरीफ में भी 20 लाख की गबन की बात चल रही है। क्या वहां सब नहीं होता? यही रिफॉर्म है, यही दिखाता है कि एक जगह सिंडिकेट कैसे काम करता है और किस तरीके से दूसरी जगह लोग अपने ही अंदर से अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वो अजमेर शरीफ 1990 में जाकर देखिए, अजमेर में छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हुआ था, क्या घटना जुड़ी है उस अजमेर शरीफ की। कैसे कई सौ बच्चियों का जीवन बर्बाद कर दिया था उस खादिम परिवार से जुड़े लोगों ने, जो अजमेर शरीफ की दरगाह चलाता है। उस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, राम अवैध कब्जाधारी हैं, ये सबको पता है। खैर, जो भी छोटी छोटी चीजें निकल के आएंगी वो सब आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो स्क्रीन पर लगे QR कोड के माध्यम से या फिर चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।